गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विमल प्रजापति, गुड मॉर्निंग। एक बार अपने एंड से आप लोग बता दें कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। एक बार अपने एंड से कमेंट करके हमें बता दें। अजय तिवारी, विमल प्रजापति, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। गौरव जादौन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं और आज भी बहुत ही शानदार तथ्यों के साथ और बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। जो ये पूरा मॉड्यूल कराया जा रहा है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना आज का जो सेशन है वो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ बिंदुवार तथ्य होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपने क्रम में रखा है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। फैक्ट्स वो जो जरूरी हैं और उसके बाद हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर आ जाएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज, शालिनी, राजेंद्र, शिखा, ब्रजेश, पूजा सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए प्रारंभ करते हैं और फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट्स देखते चलेंगे। भारत में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई COR, अगर ऐसा लिखा जाएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कमेंट करके मुझे बतावें, इस कैपिटल आउटपुट रेशियो की चर्चा हमने कल की थी। मुझे ये पता होना चाहिए कि आप जीवित हैं, मुझे इसका एहसास होना चाहिए। आपको इतना जरूर लेकर के चलना है कि ये लगे कि हां आप क्लास में हैं। मुझे भी वो ऊर्जा जो आपके पास है वो महसूस होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पाद अनुपात, लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है और क्यों ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात देश के विकास में एक बाधक के रूप में हो सकता है। इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। दूसरा कह रहा है स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या धारणीय विकास या संधारणीय विकास से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था हमारे पास। उस क्वेश्चन में भी हमने देखा था स्थायी विकास, चिरस्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, इन सब की बात हमने की थी। तो इसमें हमने क्या ध्यान में रखा था भाई, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार करना है जिससे कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। शिखा मिश्रा का जवाब आया, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में लगने वाली पूंजी। बिल्कुल सही है शिखा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आंसर किया आप सभी ने। अब समझना है पूंजी उत्पाद अनुपात को। यदि एक इकाई का उत्पादन करने में ज्यादा पूंजी लगेगी तो क्या यह अच्छी बात है? क्या इसे हम अच्छा कहेंगे कि एक इकाई का उत्पादन करना है और हमें ज्यादा पूंजी देनी पड़ रही है? निश्चित तौर पर अच्छी बात नहीं। एक इकाई का उत्पादन करने में यदि कम पूंजी लगे तो यह ज्यादा बेहतर स्थिति है। ठीक है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नॉट गुड। समावेशी विकास समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। याद करिए, हमने कहा था सबका साथ,
सबका विकास, इससे आप लोगों को समावेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। सबका विश्वास, ये विश्वास तो असल में इसलिए जोड़ा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार को लगा कि हमसे एक वर्ग थोड़ा खफा है, तो उसका विश्वास भी हमें जीतना है। अदरवाइज सबका साथ सबका विकास समावेशन को समझा रहा है कि भाई जो लोग इस विकास के दौरान हमारे साथ नहीं रह पाए, 70-75 सालों में विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। ठीक है, तो समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये क्या है भाई? समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या बहुआयामी उपागम या बहुआयामी अवधारणा है। दूसरा कह रहा है समावेशी विकास में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। समावेशी विकास में क्या होता है भाई? बुनियादी सुविधाएं तो देनी ही देनी है, इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता भी परिलक्षित करना है। क्लियर? आगे बढ़े? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, ध्यान रखना, जब समावेशन की बात करते हैं ना, तो इस समावेशन में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में था, मैं बता दे रहा हूं। एक समावेशन त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। एक होता है सामाजिक समावेशन, दूसरा होता है राजनीतिक समावेशन, और तीसरा होता है वित्तीय समावेशन। समावेशन कितने प्रकार का होता है या समावेशन के कितने डायमेंशन, विमाएं हैं? सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय। यानी कि किसी भी व्यक्ति के, अगर हम इन 3 पहलुओं को मजबूत कर दें, ये जो 3 डायमेंशंस हैं, 3 विमाएं हैं, कोई व्यक्ति है, अगर हम उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार कर दें, हम उसकी राजनीतिक स्थिति में सुधार कर दें, और अगर हम उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार कर पाए, तो निश्चित तौर पर हम उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समावेशन का मतलब सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण के 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है आर्थिक विकास से संबंधित जननांकिकीय संक्रमण की, यानी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, कैसे हमारी जनसंख्या में बदलाव आता है, इसके 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं हैं, यानी 3 फेजेस में ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कौन कौन से 3 चरण है। पहले चरण में क्या होता है? राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ साथ, यानी हाई बर्थ रेट है, विकास की निम्न स्थिति है तो इसमें हाई बर्थ रेट है, और मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। यानी कि अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, ध्यान से देखना सभी लोग, इसे याद कर जाना। फर्स्ट फेज में क्या होता है? उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जब हम सेकेंड फेज में आते हैं, सेकेंड फेज में आते हैं तो कुछ विकास हो चुका होता है। ध्यान से देखो, प्रथम चरण में यह हुआ, विकास की निम्न अवस्था है, उच्च जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। जब हम सेकेंड फेज में आएंगे, द्वितीय चरण में, तो विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आ जाती है। यानी कि जो हमारा सेकेंड फेज है, इसमें उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, यह देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा तीसरा चरण है, थर्ड फेज, तीसरा चरण, तृतीय अवस्था में राज्य तब जब विकसित हो जाता है, यानी डेवलपमेंट हम अचीव कर लेते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों को हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, यानी थर्ड फेज में निम्न जन्म दर साथ में निम्न मृत्यु दर होता है।
ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान रहेंगी, ये तीनों बातें ध्यान रहेंगे। आपस में बातचीत नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान नहीं है यहां पर पढ़ने में ना, बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहां पर जुड़ गए लेकिन ध्यान यहां पर नहीं है, यहां कुछ महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर बेटा ये प्रश्न आ गया और अगर नहीं किया या तुम लोगों ने गलत कर दिया तो फिर इसके लिए समझे रहना, बता दे रहा हूं। आपस में जो बातचीत चल रही है यूट्यूब पे, मतलब कोई चीज होती है तो बहुत फ्री रहते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टीचर का क्या है, टीचर की पढ़ी हुई है, वो आ रहा है अपना पढ़ा रहा है, जा रहा है, क्या मतलब है? ऐसा काम नहीं किया करो, ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति की बातें नहीं है। ठीक है, जब भी आप किसी ऐसे पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जहां पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, वहां पर केवल और केवल पढ़ाई काम नहीं आता, आपका व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस बात का जरा आप लोग ध्यान रखा करें, आपस में बातचीत ऐसे ना करें कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। एक क्लास का एनवायरनमेंट है उसको आप बना करके रखें। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? इसलिए आपस में बातचीत नहीं करिए, मुझसे बातचीत करिए ना, जो कहना है मुझसे कहिए, आपस में बातचीत नहीं करिए। और पूरा ध्यान यहां पर, आपस में आप लोग बातचीत करके ना एनवायरनमेंट खराब करते हैं। अगर कुछ सीखने आए हैं तो सीखिए। तृतीय अवस्था में तो तीनों फेज क्लियर हो गए ना, ध्यान से देखो सब लोग, तीनों फेज क्लियर हो गए ना। पहले फेज में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है हमारा ना, मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट सेकेंड फेज में आएंगे तो फिर उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। और थर्ड फेज में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये तीनों ध्यान रखना है, तीनों फेजेस याद रखने, तीनों फेजेस याद रखने। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो जब भी जनसंख्या संक्रमण होगा इसी प्रकार से होगा, पहले राज्य कम विकसित होगा तो जन्म दर ज्यादा होगी, इसके साथ साथ मृत्यु दर भी ज्यादा होगी। फिर थोड़ा विकास होगा तो जन्म दर उच्च बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास होने के कारण जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद जब राज्य और विकसित हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर हो जाएंगे, लोगों में जागरूकता आ जाएगी, तो इसके साथ साथ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये 3 फेजेस है। ठीक, नेक्स्ट, केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। ये सब याद रखे, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान देता है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले 3 क्लासेस से लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान करता है। क्लियर, ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स एकदम याद रख लेना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। बार बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सकल राष्ट्रीय सुख यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच, को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। किसने चुना है? भूटान ने। और हैप्पीनेस का जनक भी भूटान को ही माना जाता है। जिंगमे सिंगमे वांगचुक, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ही हैप्पीनेस की बात की, खुशहाली की बात की। भूटान का मानना है कि एचडीआई विकास को नहीं दर्शाता, विकास तब होता है जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर है मेरी बात? तो सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक कौन मानता है? भूटान मानता है ना। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावित तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, बार बार चर्चा कर चुका हूं। एजुकेशन, सभी लोग देख लें, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन तीनों की बात मैंने की थी। शिक्षा को 2 प्रकार से नापा जाता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन एंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, स्वास्थ्य को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा से नापते हैं, और जीवन स्तर को जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, से मेजर किया जाता है। तो ये 3 पैरामीटर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, मानव विकास सूचकांक के, जिसको कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित, बिल्कुल क्लियर है।
स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस दौरान देश के जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। याद रहेगा आपको। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द्वितीय औद्योगिक नीति। नेक्स्ट, यमुनानगर हरियाणा, गुवाहाटी असम और बल्लारपुर महाराष्ट्र कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंडस्ट्री से संबंधित बात हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुनानगर हरियाणा, गुवाहाटी असम और बल्लारपुर महाराष्ट्र कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन विच इज इन तमिलनाडु, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, पोत निर्माण के लिए मार्मुगोवा जो कि गोवा में है, और इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर जो कि हरियाणा में है प्रसिद्ध है। तो पर्ल फिशिंग तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मार्मुगोवा तथा इंजीनियरिंग सामान हेतु पिंजौर प्रसिद्ध हैं। ये सब याद रखना, परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे, परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात संयंत्र को तात्कालीन सोवियत संघ की सहायता से, ध्यान रखिएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांटों की स्थापना की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से, है ना। इसके बाद दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला स्टील संयंत्र पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये बात एकदम ध्यान रख लेंगे, है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 के लिए थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांटों की स्थापना की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र जो था वो सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से, है ना, इस्पात कारखाना, और इसके बाद राउरकेला जो स्टील संयंत्र है वो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अभिषेक क्या है लिख दीजिए, देख लेते हैं। इधर हूं ना, इसलिए ध्यान उधर थोड़ा कम अभी दे पा रहा हूं। वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। अभी महारत्न कंपनियों की संख्या पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? सूरत में। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। भाई साहब नहीं लगेगा। आंवला बरेली उर्वरक उत्पादन के लिए तथा मोदी नगर मेरठ रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अब यहां से आपका शुरू हो जाता है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपका प्रारंभ होता है। एमसीक्यू आपका प्रारंभ हो रहा है। एमसीक्यू प्रारंभ हो रहा है और सभी लोग आंसर करना प्रारंभ करें। बिंदुवार तथ्य समाप्त हुए और एमसीक्यू। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ और अनुदानित आवासीय सुविधाएं। क्या करवाती है भाई? क्या करवाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन तथा बीमा लाभ है। आगे चल करके इसको केवल सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से आगे बढ़ाया गया था। 2001 में आई थिंक शुरू की गया था। 2004 में इसको जो है फिर से सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से आगे बढ़ाया गया। इसका मुख्य कार्य है पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराना, है ना। जीडीपी किस सूची का विषय है? हमेशा से आपने देखा है सेंटर कैलकुलेट करता है, स्टेट के लिए स्टेट भी कैलकुलेट करता है। किस सूची का विषय है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर करें ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक आंसर करिए। ये सब छपने वाले प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न
छपने वाले हैं, ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं, आंसर करिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? राज्य केंद्र दिया गया है 0%, 100%, 25%, 75%, 40%, 60% और 75%, 25%। कौन सा सही है? विद्यांशु शुक्ला का सही जवाब है ऑप्शन सी, 40% और 60%। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें जो है योगदान दे रही थी अपना, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके इसे 40%, 60% कर दिया गया। और यही अगर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, तो ये 90:10 है। 90:10 का मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। किसके लिए? फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था रखी गई है। अदरवाइज 40%, 60% इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट, चल लागत पूंजी को एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्किंग कैपिटल आप इसे समझ लो, यानी किसी भी चीज को चलने के लिए जो जरूरी होती है। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में, फार्म मतलब समझ रहे हो ना, फार्म मतलब कंफ्यूज नहीं होना, खेती की बात हो रही है। निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल या भूमि राजस्व। बीज, उर्वरक, सिंचाई जल या भूमि राजस्व। ठीक है राहुल, चलो ध्यान दे रहे हैं, चलो इधर ध्यान दो सब लोग। कह रहा है किसी फार्म के में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो भूमि राजस्व शामिल नहीं है, और आप लोगों ने सही जवाब भी दिया है। डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही जवाब है, डी सही जवाब है। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात जब भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बीज चाहिए चलने के लिए, उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर, सिंचाई जल चाहिए इरिगेशन के लिए, भूमि राजस्व को इसमें शामिल नहीं किया जाता। वेरी गुड, सभी के जवाब सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं और सब परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिले। बिंदुवार तथ्य जो लिए जा रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बताना है आपको। कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है। नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफ्को और एमएमटीसी। एआरडी, पुष्पेंद्र चौबे कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एमएमटीसी, ये तीनों जो है कृषि उत्पादों के, कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित हैं, है ना, ये सम्मिलित हैं। इफ्को की अगर हम लोग बात करें, इफ्को की बात करें तो ये रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और व्यापार से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से कृषि सामानों की बात कर रहा है। इफ्को किससे संबंधित है? केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ्को। अच्छा, थोड़ी देर बाद पहले एक राउंड चलता है एक आंसर का, पहले एक राउंड चलेगा, एक आंसर आएगा, फिर जब मैं उधर बताना शुरू करता हूं तो फिर दूसरा राउंड चलता है उसी आंसर का, है ना। इसे 2 राउंड में आंसर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश
निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? वेरी गुड। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। गेहूं, आलू और गन्ना। वेरी करेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गेहूं, आलू और गन्ना। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स का आंसर करें। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? कई बार जो है इसको बताया गया है, 1948 में। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे, जरा सा बताइएगा। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? कमेंट करके जवाब दें। 1948 में, है ना। 1956 में तो दूसरी आई थी, अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में ही पढ़ा था। 1956 में दूसरी आ गई थी। उद्योग मंत्री कौन थे जिन्होंने इस समय इसको प्रथम औद्योगिक नीति तैयार की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीएमएस का जवाब है, बिल्कुल सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वेरी गुड। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट पारित हुआ। वर्ष पूछ रहा है, 2005, 2006, 2007, 2008। एमएसएमईडी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमईडी पारित हुआ 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। सभी लोग आंसर करें इसको। एमएसएमईडी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कब पारित हुआ? The right answer is option B, 2006. The right answer is option B, 2006. MSMED Act 2006। अभी देखो 2005, 2007, अब ऐसे प्रश्नों के जवाब भी अगर आप लोग गलत दे दोगे तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी ना। बीएमएस का जवाब गलत आया, इससे निराशा हुई है। 2006 इसका सही जवाब है। एमएसएमईडी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। 2006 इज द राइट आंसर। ठीक है, एमएसएमईडी डेवलपमेंट, विकास है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और 1 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। आंसर करें इसको सभी लोग। आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न पिछली क्लास में कराए गए हैं। पिछली क्लास में इसे कराया गया है। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था इसे। पूछा जा रहा है लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए?
कितनी होनी चाहिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। लघु निर्माण उद्योग कह रहा है ना, तो अगर पुरानी परिभाषा से भी चलें तो 5 करोड़ से कम, 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ये वाला सीन। और नई परिभाषा से अगर चलें तो 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से कम का निवेश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है? हमें सही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन डी, 1 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, लघु, स्मॉल। सही जवाब क्या हो गया? डी। अभी जो स्क्रीन पे मेरे शो हो रहा है वो डी मुझे सही लग रहा है, डी प्रिया ने बोला हुआ है। ध्यान से देखो, ये है, ये क्लियर है ना, इसे बता रखा है मैंने लास्ट क्लास में। वो ऑप्शन से क्लियर होगा, वो ऑप्शन से क्लियर होगा। पहले का पूछा है कि बाद का पूछा है, वो ऑप्शन से क्लियर होगा। ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है। अगर इस पे मेंशन कर देगा कि एमएसएमईडी 2006 के हिसाब से बताइए, तब तो पुरानी वाली बतानी है, और अगर नहीं दिया है तो वर्तमान समय में तो यही डेफिनेशन लागू है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है। तो क्लियर है ना, इसका सही जवाब क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। एमएसएमई अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। रियाजत, थोड़ा सा आप अपने ना पिक्सल इंक्रीज करिए, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और बढ़ाइए। डी, पहला, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा क्लोज ये ऑप्शन बना है, काफी क्लोज। सभी आप लोगों को सही लग रहे हैं, बट असल में इसमें जो दूसरा वाला है वो इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट है, दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट है। ये 1 जून नहीं, 1 जुलाई होगा। जून की जगह ये जुलाई होगा। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। पहला तो सही है कि भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की, ये भी सही है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। बार बार हमने कहा था कि जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाएं ये अलग अलग थी, दोनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट को किया गया था, लेकिन नई डेफिनेशन में दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा सदस्यों द्वारा।
सही जवाब क्या हो जाएगा? सदस्यों द्वारा। सदस्यों द्वारा का मतलब भाई सहकारी जो समिति है इसका गठन जो किया जाता है वो 10 या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर जब किसी एक कार्य को करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर उनका जो उद्देश्य होता है वो आपसी लाभ होता है, तो कई सारे कार्यों को करने के लिए ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। उसी में से उपभोक्ता सहकारी भंडार भी है जो समिति के सदस्यों द्वारा स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन, वो सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है। अदरवाइज अगर पूछ रहा है उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, व्हाई दे आर एस्टेब्लिश, बाय हुम दे आर एस्टेब्लिश, तो मेंबर्स ऑफ द कमिटी, समिति के सदस्यों द्वारा। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़िए। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, सूरत। अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, सूरत इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहां है? अहमदाबाद में है, कानपुर में है, मुंबई में है, सूरत में है। कहां पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में सर्वाधिक कपड़ा मिले हैं। मुंबई में सर्वाधिक कपड़ा मिले हैं। तो जब हम उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग मुंबई में स्थित है। उद्योग मुंबई में है। अभी इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है जो आगे चल करके आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो करेक्ट होगा। अगर बात कर रहा है कि सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग, तो मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा कपड़ा मिले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा है कि भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहां से? ऑप्शन ए, गुजरात से। ऑप्शन ए, गुजरात से। ऑप्शन ए, गुजरात से। यही वो बात है जो आपको ध्यान रखनी है। गुजरात से सबसे ज्यादा जो है उत्पादन प्राप्त होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात से। नेक्स्ट, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी हाल के वर्ष में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। ऑप्शन बी, भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। और ऑप्शन डी, निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। कहा जा रहा है कि भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है और रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है।
और चौथा है निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। ध्यान रखिएगा, कथन सी सही नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, यह स्टेटमेंट गलत है। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है और काफी बड़ी मात्रा में जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, उसका इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, बाकी बातें दी हुई सही हैं कि भाई देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है, निवेश और निर्मित उत्पादकों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ जो है स्थान दिया गया है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, कहां पर स्थित है, राज्य दिया गया है, स्थान और राज्य। 14 का सही आंसर करें। भिलाई कहां है भाई? भिलाई है आपका छत्तीसगढ़, है ना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, सी का डी और डी का 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आप सभी जानते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक के लिए थी? 1956 से 61 के लिए। और आप सभी जानते हैं किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। इसके अलावा ये जो स्थान दिए गए हैं ये किससे संबंधित हैं आपको ये भी बताना है। ये जो स्थान दिए गए हैं किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और क्या इसमें कोई विवाद रहा है इस पंचवर्षीय योजना में? इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई विवाद भी रहा है? उद्देश्य भी आपको बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बतावें, उद्देश्य भी बतावें। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, केवल आंसर नहीं जानना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात क्यों की है? अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं तो आपको जरूर जानकारी होगी। थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो जरूर जानकारी है। बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था ये 5 ईयर प्लान। और इसमें जैसा कि आप सभी ने लिखा बिल्कुल सही है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांटों की स्थापना की गई, ये भी करेक्ट है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों का विकास था, इनफैक्ट भारी उद्योगों का विकास। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योगों का विकास था, यही उद्देश्य अपने आप में उस समय तो नहीं लेकिन आगे चलकर बड़ा विवादास्पद रहा। इसलिए रहा क्योंकि उस समय हमारे पास वैसे संसाधन नहीं थे, पूंजी नहीं थी कि हम भारी उद्योगों में लगा पाते, तो ये आगे चल करके विवाद का विषय बना। लेकिन इसको रखने के पीछे एक अलग अपने तर्क हैं जिसकी चर्चा हम लोग क्लास के दौरान करते हैं, यहां पर रहने देते हैं। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक
गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना करना, या विशिष्ट अतिथियों की अगवानी करना। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1991 में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए तो उस समय जो सार्वजनिक उद्यम जिसमें कि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा थी, उनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के रूप में लाया गया, जो प्रोत्साहन के साथ साथ जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रारंभ किया गया था, ताकि जो इंप्लॉयज़ का बर्डन है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पर उसे घटाया जा सके। आफ्टर 1991 तो गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना इसी से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात से, तेल शोधन से, तेल अनुसंधान में या तेल विपणन से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। तेल आयात में, तेल शोधन में, तेल अनुसंधान में और तेल विपणन में। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL का नाम सुना होगा आपने ना, जो कि एक कैसी कंपनी है? नवरत्न या महारत्न कंपनी है? कैसी कंपनी है ये? नवरत्न कंपनी है ना। ऑयल एक कैसी कंपनी है? नवरत्ना कंपनी है। तेल आयात से, तेल शोधन से, तेल अनुसंधान में या तेल विपणन में किससे संबंधित है? तेल अनुसंधान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तेल अनुसंधान, अनुसंधान विकास और उसके उत्पादन से संबंधित है। अनुसंधान विकास और उत्पादन, तेल अनुसंधान, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना कंपनी है। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किसमें? तेल अनुसंधान में। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगम यानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं, क्या है? कृषि फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। आंसर करिए इसका। राज्य वित्त निगमों के बारे में कृषि फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ध्यान रखिएगा, राज्य वित्त निगम जो है ये राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं और ये संबंधित राज्य में मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सहायता देते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संध्या रानी, सदाकत अली, वर्षा राजपूत, सुमन वर्मा, शोभिता जायसवाल, नागेंद्र कुमार, संध्या रानी, आप लोगों के जवाब जो है बिल्कुल सही हैं। डी इज द राइट आंसर। सविता गुप्ता, अजय तिवारी, अखिलेश कुमार, हाँ बिल्कुल सही है। तो डी इसका क्या है? सही जवाब है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ना। ऑयल की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। 12 अक्टूबर 2021 तक 11 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है और 13 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उन 11 कंपनियों में भेल है, गेल है, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड है, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NTPC है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC है, BPCL है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अदरवाइज नवरत्न। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए BSNL कौन सी कंपनी है, अगर BSNL का पूछ दे तो BSNL है, नवरत्न है, महारत्न है, क्या है? ऑयल नवरत्न है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? नवरत्न। अगर आपसे BSNL पूछे कि BSNL कौन सी कंपनी है, महारत्न है कि नवरत्न है? हाँ, डी इज द राइट आंसर, नितेश कुमार। BSNL एक मिनी रत्न और उसमें भी श्रेणी 1 की कंपनी है। आई थिंक मिनी रत्ना श्रेणी 1, श्रेणी यानी कैटेगरी 1 जो है, कैटेगरी 1, मिनी रत्ना श्रेणी 1 मिनी रत्ना है। नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है, मिनी रत्न है। बिल्कुल सही है। देखो कंफ्यूजन हो गया ना, बट BSNL भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। बैंकों में ग्राहक सेवा। चलिए, नो इशू, बताएं भाई। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन पड़ताल, शेयर घोटाले की जांच, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापोर समिति। 9th का सही जवाब क्या होगा? 19th का सही जवाब क्या होगा? तारापोर समिति, जो कि पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। डी इज द राइट आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तारापोर समिति सुमेलित सही नहीं है। तारापोर समिति सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। शेर, हाथी, चीता, कंगारू मेक इन इंडिया का लोगो है। शेर, हाथी, चीता, कंगारू। बीसवें का सही जवाब क्या होगा? सविता गुप्ता, मेरा आज पहला दिन है सर, क्लास में बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, वेरी गुड। शेर है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई ये शेर का पहला कदम है मेक इन इंडिया को, है ना, शेर। ध्यान रखिएगा। अभी एक मैं कमेंट देख रहा था, एक स्टूडेंट लिख रहा था सर घटना चक्र से क्वेश्चंस लिए हैं। बिल्कुल लिए हैं। ये बताइए जो उपलब्ध स्टडी मटेरियल हैं उनसे क्वेश्चन ना लिए जाएं, ऐसा करना गलत होता है? बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। जो हमारे पास रिलायबल सोर्सेज हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा ताकि आपके क्लास का ओरिएंटेशन हाई हो। अब अगर मैं आरओ में आईएएस के लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊं और आईएएस के स्टडी मटेरियल को प्रेफर करूं तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन का एक लेवल होता है, किसी भी परीक्षा का एक लेवल होता है, और उस परीक्षा में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों का जो प्रश्न जो बनाए जाएं वो उस परीक्षा के स्तर के हों और उसी लेवल के
उसी के जो स्तर के प्रश्न हैं वो लिए जाएं, फैक्ट लिए जाएं, कंटेंट डिस्कस किए जाएं। आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं और हम लोग प्योरली क्या कर रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि अभी तक हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन पहले से थोड़ी है और थोड़ा आपको और उसमें हमें सप्लीमेंट कर देना है जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके साथ। तो जो भी रिलायबल सोर्स है, ऐसा नहीं कि मैं लेकर के आ जाऊं बड़ी बड़ी किताबें और वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करूं और परीक्षा का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, रिलायबल सोर्सेज के साथ रहना है, एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखना है, किस परीक्षा के लिए जा रहे हैं ध्यान में रखना है और उसके लिए जो अवेलेबल स्टडी मटेरियल है, कंटेंट वहीं से लेना है। ठीक है, तो आप लोग इस बात के लिए चिंता बिल्कुल ना करें कि सोर्स क्या है। सोर्स जो भी है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि वो बेस्ट है आपके लिए। केवल वही नहीं होता, तमाम प्रकार के सोर्सेस लिए जाते हैं। हो सकता है किसी में उसी से हो जाए, अगर बेहतर है तो वहां से होगा। ठीक है, तो सेशन को आज हम लोग एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग अपने आगे की चर्चाओं को जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।